इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो है लॉजिक्स इन जनरल। मॉडल्स क्या होते हैं, इंटेलमेंट क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक का टॉपिक है और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। लॉजिक्स जो होते हैं वो आपके पास एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है। लॉजिक्स एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है और उस लॉजिक्स में से हम डिफरेंट कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। लॉजिक्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सिंटैक्स और एक है सिमेंटिक। सिंटैक्स ये होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, वो सिंटैक्स होगा लॉजिक का। और सिमेंटिक ये है कि हम उसका ट्रू या फॉल्स आंसर रिटर्न करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल वर्ल्ड। किसी भी वर्ल्ड के हवाले से हम उसका आंसर रिटर्न करेंगे अपने लॉजिक का, आइदर इट इज़ ट्रू और इट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो सिमेंटिक उसका मीनिंग है द सिमेंटिक डिफाइन द ट्रूथ ऑफ ईच सेंटेंस। जो सेंटेंस हमने डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ सेंटेक्स, उसका जो ट्रूथ है आंसर या फॉल्स है वो हमें रिटर्न करेगा सिमेंटिक। एग्जाम्पल पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट्स अ वैलिड सेंटेंस और इनवैलिड सेंटेंस। तो अगर हम ये देखें x प्लस टू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू y इज़ अ सेंटेंस, बट x टू प्लस वाई ग्रेटर इज़ नॉट अ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है, आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया? अगर हम इसको रीड करें तो x प्लस टू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाई, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और एक प्रॉपर फॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम इसको रीड करें x टू प्लस वाई ग्रेटर, तो ये हमारे पास एक फ्रेज बन सकती है बट इट विल नॉट बी अ सेंटेंस। सिमिलरली आप देखें यहाँ पर है x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई इज ट्रू इफ द नंबर x प्लस टू इज नो लेस देन द नंबर y। तो इसका जो आंसर है ये हमेशा ग्रेटर आना चाहिए। ये ट्रू किस टाइम पर होगी? अगर ये एक नंबर आएगा जिसमें y जो है वो हमेशा स्मॉल होगा। x की आप जो भी वैल्यू देंगे y की वैल्यू हमेशा उससे छोटी ही रिटर्न करेगा। दो वैल्यूज़ हमने देनी है इसमें, एक x की और एक y की, तो हमारे पास y की वैल्यू हमेशा एक स्मॉल होनी चाहिए दैन x प्लस टू। ठीक है, तो ये इसका सिमेंटिक यहाँ पर फर्स्ट वाली जो लाइन है एग्जांपल में ये रिप्रेजेंट करी कि सेंटेंस क्या होता है और वैलिड सेंटेंस कौन सा है और कौन सा इनवैलिड है। जो सेकंड वाली लाइन है वो बता रही है कि सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक में हम डिफाइन करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक वर्ड आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। आगे एग्जांपल गिवन है कि हमने इसको कहा है x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y इज ट्रू इन अ वर्ल्ड वेयर x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 1। जहाँ पर x 7 था और y 1 था उसके लिए ये ट्रू था, तो हम कहेंगे दैट इज ट्रू फॉर दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका पॉसिबल वर्ल्ड है, तो इसका मतलब ये हो कि हम सिमेंटिक के एस्पेक्ट से बता रहे हैं। सिमिलरली x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y इज फॉल्स इन अ वर्ल्ड वेयर x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 6। जहाँ पर x 0 था और y 6 था, जब हमने x को 0 पुट किया और y को 6 पुट किया तो ये वाली स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, तो हम कहेंगे कि ये इस वर्ल्ड में जो है फॉल्स है। तो ये हमने सिमेंटिक को भी डिफाइन कर देना है, तो पॉसिबल वर्ड्स भी हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? अब जहाँ पर हमने अभी सिमेंटिक की बात की थी, सिमेंटिक में हमने कहा था एक पॉसिबल वर्ल्ड के हवाले से ट्रू या फॉल्स वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो जो पॉसिबल वर्ल्ड था दैट इज बेसिकली योर मॉडल, ये मॉडल है। टू मेक थिंग्स प्रिसाइज वी यूज द टर्म मॉडल इन प्लेस ऑफ पॉसिबल वर्ल्ड। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में पॉसिबल वर्ल्ड का एक वर्ड यूज किया था। तो पॉसिबल वर्ल्ड इज बेसिकली मॉडल, वो एक मॉडल है। ठीक है, logicians typically think in terms of model which are formally structured world with respect to which truth can be evaluated। मॉडल्स क्या होता है? एक फॉर्मली स्ट्रक्चर वर्ल्ड है किसी भी ट्रुथ जिसको हमने एवेलुएट करना है उसके हवाले से, और m को हम m के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मॉडल को। m इज मॉडल ऑफ सेंटेंस अल्फा इफ अल्फा इज ट्रू इन m। अगर तो अल्फा ट्रू है तो हम कहेंगे m उसका मॉडल है इस सेंटेंस अल्फा का। और सम टाइम हम इसको इस तरह से भी रेट कर सकते हैं कि m सेटिस्फाइज अल्फा। ठीक, इसके दोनों रिप्रेजेंटेशन ठीक है। m ऑफ अल्फा इज सेट ऑफ ऑल द मॉडल्स ऑफ अल्फा। तो अगर हमने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम m ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। मॉडल की एग्जांपल है x हमारे पास है नंबर ऑफ मैन, y जो है वो नंबर ऑफ वुमेन है, वो सारे एक टेबल पर दे वर सिटिंग एंड ईटिंग। ठीक है, और कंडीशन ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस विच इज ट्रू व्हेन टोटल नंबर इज 4। ठीक है,
तो जब टोटल नंबर जहाँ पर 4 है उस वहाँ पर ये ट्रू है। इसका मतलब ये कि इसके पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, मॉडल कौन कौन से पॉसिबल हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 0 4, लाइक x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। तो ये जो पॉसिबल मॉडल्स की जो कंडीशन है, ये हमारे पास एक पॉसिबल मॉडल है। पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ नंबर टू द वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो हमने जो पॉसिबल असाइनमेंट की है नंबर्स की एक्स और वाई की, वो हमारे पास मॉडल में आएंगी। ईच असाइनमेंट फिक्सेस द ट्रूथ ऑफ एनी सेंटेंस हुज वेरिएबल आर एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम मॉडल क्रिएट करते हैं। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, अगर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एक सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, तो इसके लिए एक पॉसिबल मॉडल हमने बताया m1, जिसमें 2 और 1 है। एक्स की वैल्यू 2 रखें, वाई की वैल्यू 1, एक मॉडल m1 है। इसी तरह से एक और मॉडल है m2, इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो ये भी एक और पॉसिबल मॉडल है जिसमें हमने x को 1 रखा और y को 2 रखा। ठीक है, अगर सेंटेंस अगर अल्फा वो ट्रू है किसी भी मॉडल में, तो हम कहते हैं कि m सेटिस्फाई अल्फा, और सम टाइम m इज मॉडल ऑफ अल्फा। हम इसको रीड इस तरह से करते हैं कि m जो है वो हम यहाँ पर कहेंगे m1 सेटिस्फाई अल्फा। अल्फा ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, या m इज मॉडल ऑफ अल्फा, तो ये हमारे पास m1 है, m1 इज मॉडल ऑफ अल्फा। अल्फा ये स्टेटमेंट है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसके बाद हम नोटेशन यूज करते हैं m ऑफ अल्फा टू मीन सेट ऑफ ऑल द मॉडल। अगर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि ये प्रीवियस एग्जांपल थी, इसमें ये 5 मॉडल्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 मॉडल्स है इस कंडीशन के लिए, या x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इस सेंटेंस के लिए। तो अगर सेट ऑफ मॉडल्स हैं तो उनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, किस तरह से m1 ऑफ अल्फा, m2 ऑफ अल्फा, वेयर ऑल मॉडल्स m1 m2 सेटिस्फाई अल्फा। अब यहाँ पर आप देखें, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सेटिस्फाई करे थे अल्फा, ये अगर हम स्टेटमेंट को कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो m1 ऑफ अल्फा क्या रेफर्स टू सिंगल सोल्यूशन। अगर तो सिंगल सोल्यूशन है या सिंगल मॉडल है तो हम स्मॉल केस में लिखेंगे m1 m2 m3 एंड अल्फा। और अगर हम सारे सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन लिखेंगे तो हमने कैपिटल M ऑफ अल्फा, ये सारे मॉडल्स। यहाँ पर अब हमने अगर सारे मॉडल्स लिखे हैं तो हम कैपिटल M ऑफ अल्फा लिखेंगे, और अगर हमने एक ही सोल्यूशन लिखा तो हम यहाँ पर जिस तरह स्मॉल m1 ऑफ अल्फा रिप्रेजेंट हुआ है, इसको हम कहेंगे, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंटेलमेंट। इंटेलमेंट का जो फिनोमेना है वो कहता है कि वन थिंग फॉलोज फ्रॉम अनदर। ठीक है, इंटेलमेंट मीन्स दैट वन थिंग फॉलोज फ्रॉम अनदर। सेंटेंस अल्फा इंटेल्स सेंटेंस बीटा if alpha is true in all model where beta is true। ठीक है, अब सेट ऑफ मॉडल्स हमने क्रिएट कर दिए हैं अल्फा के, और अल्फा उन सारे मॉडल्स में ट्रू है। अगर तो अल्फा उन सारे मॉडल्स में ट्रू है और बीटा भी कहीं पर ट्रू है, तो हम कहेंगे अल्फा इंटेल्स बीटा। ठीक है, तो हम कहेंगे एंटेलमेंट की डेफिनेशन है वन थिंग फॉलोज फ्रॉम अनदर, और अल्फा के सेट ऑफ मॉडल्स हैं और वो उन सब में ट्रू है और बीटा भी कहीं पर ट्रू है, तो हम कहेंगे अल्फा इंटेल्स बीटा। अभी हमने पीछे यहाँ पर बनाए थे ये मॉडल्स ना, तो अगर हम इसको अल्फा कह दें x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दैट इज अल्फा, और ये इसके मॉडल्स हैं अल्फा के सारे। और अगर अल्फा इन सब मॉडल्स में ट्रू है, अगर आप देखें तो वो अल्फा जो है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दैट इज अल्फा। तो अल्फा के लिए ये सारे मॉडल्स ट्रू हैं, और बीटा हम कोई और वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल 2 2 ले लें, तो बीटा भी हम कहेंगे दैट इज ऑल्सो ट्रू। अल्फा इंटेल्स बीटा, हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा इंटेल्स बीटा इफ एंड ओनली इफ m ऑफ अल्फा सबसेट है m ऑफ बीटा का, मींस m ऑफ बीटा जो है वो एक सुपर सेट है, एक बड़ा सेट है। इफ अल्फा इंटेल्स बीटा देन अल्फा इज स्ट्रॉन्गर असर्शन दैट बीटा। तो अल्फा जो है वो स्ट्रॉन्गर असर्शन है, मतलब उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है बीटा के ऊपर। अल्फा रूल्स आउट मोर पॉसिबल वर्ल्ड, अल्फा के जो है वो और भी पॉसिबल वर्ल्ड्स हो सकते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है सेंटेंस x इक्वल्स टू 0 एंटेल द सेंटेंस x y 0। ठीक है, तो अब जिस तरह अब आप x इक्वल्स टू 0 इसको आप रेफर करें, दैट इज अल्फा, और बीटा क्या है एक्स वाई इक्वल्स टू 0। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, अल्फा इंटेल सेंटेंस बीटा, तो सेंटेंस अल्फा क्या था, x इक्वल्स टू 0 इंटेल्स
सेंटेंस बीटा क्या था, एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है x equals to 0 और xy equals to 0. In any model where x equals to 0, it is the case that xy is 0 regardless of the values of the y. तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी मॉडल इसका ले लें जो ये स्टेटमेंट है, और वहाँ पर हमने x की वैल्यू सेट कर दी 0, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम सेट कर देंगे 0, तो जितनी भी वैल्यूज़ आप y की पुट करेंगे हमेशा वो 0 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन थिंग फॉलोज फ्रॉम अनदर। वन थिंग क्या है, x इक्वल्स टू 0 फॉलोज फ्रॉम अनदर। अनदर है x y इक्वल्स टू 0। अल्फा इंटेल्स बीटा। entailment is the relationship between sentences, that is syntax, that is based on semantic. entailment का जो फिनोमेना है वो फाइंड करता है कि रिलेशनशिप क्या है सेंटेंसेस के दरमियान, और वो जो रिलेशनशिप है वो विद रिस्पेक्ट टू सिमेंटिक फाइंड करेगा। एंटेलमेंट में देखें एम ऑफ अल्फा है और एम ऑफ बीटा है, किस तरह से रिप्रेजेंट किए। एम ऑफ अल्फा जो है वो सबसेट है एम ऑफ बीटा का, बीटा इज सुपर सेट। यहाँ पर भी यहाँ पर भी बताया हुआ है एम ऑफ अल्फा इज सबसेट ऑफ एम ऑफ बीटा। इट मीन्स एम ऑफ बीटा इज अ सुपर सेट एंड एम ऑफ अल्फा इज अ सबसेट ऑफ एम ऑफ बीटा। इसको आप प्रैक्टिस करके अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंटेलमेंट इन द वंपस वर्ल्ड। अब वंपस वर्ल्ड में हम एंटेलमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यही इंटेलमेंट का फिनोमेना जो है वो वंपस वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई हुआ है कि जब जो एजेंट था वो वन वन वाले बॉक्स में था, तो उसने जज करना है कि जो उसके एडजेसेंट रूम्स हैं उसमें जो है जब वो वन वन तो एम्प्टी था, तो इसके जो एडजेसेंट जो रूम्स हैं वो पिट्स हैं कि नहीं है। कंसिडर पॉसिबल मॉडल फॉर क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हैं, अब ये वो यहाँ पर है तो इसके जितने भी नेबर्स है वहाँ पर वो पिट है कि नहीं। 3 बूलियन चॉइसेस, यहाँ पर 3 चॉइसेस हैं, तो टोटल मॉडल्स जो क्रिएट होंगे वो 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 मॉडल्स हमारे पास क्रिएट होंगे। तो जब हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज जनरेट हुई हैं तो वो 8 पॉसिबिलिटीज क्या हैं। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन मार्क थे। सबसे पहले एजेंट 1,1 में था, तो 1,1 में तो कोई भी स्टेट नहीं थी। फिर वो यहाँ पर यहाँ पर आया ब्रीज, उसने सेंस की, तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इसके जो एडजेसेंट है वहाँ पर पिट हो सकती है। तो 3 एडजेसेंट थे तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई। तो पिट जो है वो या तो कहीं पर भी नहीं है, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है, यहाँ पर पिट या तो कहीं पर है ही नहीं, या तो पिट यहाँ पर हो सकती है। ये सारी पिट की पॉसिबिलिटीज ब्लैक जो यहाँ पर एक हाईलाइट हुआ है ब्लैक सिंबल, वहाँ वो रिप्रेजेंट करिए पिट को। या तो इन सारी पॉसिबिलिटीज हैं पिट की, या तो तीनों एडजेसेंट में पिट हो सकती है, या दो एडजस्टमेंट में पिट हो सकती है, और वो तो कि ये फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है, इस तरह से पिट हो सकती है। ठीक है, तो 8 जो पॉसिबिलिटीज बनी है वो ये सारी हैं फॉर पिट। ठीक है, सेकंड वाले बॉक्स में, सेकंड वाले रूम में एजेंट आया, उसने सेंस किया ब्रीज, उसने फिर आइडेंटिफाई किया कि जो इसके नेबर्स हैं वो उनमें से कोई एक पिट होगी। तो इंटेलमेंट का प्रोसीजर हम अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। केबी का मतलब है नॉलेज बेस, वंपस वर्ल्ड के रूल्स प्लस ऑब्जर्वेशन। अब वंपस वर्ल्ड के जो रूल्स हैं वो ये थे कि जहाँ पर ब्रीज है उसके जो एग्जैक्ट नेबर्स हैं वो पिट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो केबी बन रहा है हमारे पास, अब 8 जो पॉसिबिलिटीज़ अभी हमने क्रिएट की हैं, इनमें से जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो वंपस वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम थी उसके जो रूल्स हैं उनको वो फॉलो कर रही हैं या उनको वो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी थी जो वंपस वर्ल्ड के जो रूल्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वंपस वर्ल्ड रूल प्लस ऑब्जर्वेशन, तो ये 3 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये वंपस वर्ल्ड की जो कंडीशन थी उसको वो सेटिस्फाई करी हैं। लाइक जहाँ पर ब्रीज है उसके नेबर में पिट है, यहाँ पर देखें जहाँ पर ब्रीज है इसके नेबर में पिट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रीज है इसके दोनों नेबर्स में पिट है। तो ये जो है ये एक नॉलेज बेस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एक सिंपल नॉलेज बेस क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन आई अल्फा 1, नॉलेज बेस हमने क्रिएट कर दिया, ये नॉलेज बेस हाईलाइट हुआ है, यहाँ पर केबी भी मेंशन है। अल्फा 1 कहता है नो पिट इन 1 2। अब 1 2 वाला जो हमारे पास बॉक्स है वो कौन सा वाला है,
कंडीशन ही होनी चाहिए कि हमने उनको हाईलाइट करना है, वो सारी स्टेट्स गेट कर लेनी है जहाँ पर 1 2 के अलावा नो पिट इन 1 2, जहाँ पर 1 2 में पिट ना हो। तो अब अल्फा 1 जो है इसमें कौन कौन से वाली स्टेट्स आ सकती हैं। 1 2 वाली जो स्टेट है वो ये वाली बनती है, ठीक है, ये वाली स्टेट है। तो हमने वो वाले अल्फा 1 में वो वाली वो जो स्टेट्स है कंसिडर करनी है जहाँ पर 1 2 वाली जो रूम है वहाँ पर पिट ना हो। तो अब इसमें देखें, यहाँ पर भी पिट नहीं है, यहाँ पर भी पिट नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो इसलिए फिर ये सारे जो हैं वो अल्फ़ा 1 में आ जाएंगे। अब नॉलेज बेस ये है और अल्फ़ा 1 ये है। नो पिट इन 1 2। अब यहाँ पर देखें जो रिमेनिंग रह गए हैं, यहाँ पर भी पिट है 1 2 में, इधर भी 1 2 में है, यहाँ पर भी 1 2 में, और यहाँ पर भी 1 2 है। कंडीशन हमें ये दी है नो पिट इन 1 2। जब हम इसका लेंगे इंटेलमेंट, के बी क्या है, के बी यहाँ पर रेड फॉर्म में हाईलाइट हुआ है और अल्फ़ा 1 ये है। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 और के बी जो है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली मैप कर रहे हैं। अल्फ़ा 1 में भी तकरीबन वही सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक अल्फ़ा 1 में, और जो के बी है वो एक दूसरे के कंपोनेंट्स को मैप कर रहा है। तो ये इसकी कंडीशन को वो ट्रू कर देगा। अब अल्फ़ा 1 में जो डिफरेंट है वो सिर्फ ये वाली कंडीशन है, लाइक ये वाली स्टेट है, और ये तो है ही नल स्टेट या स्टार्ट स्टेट जिसमें कोई भी ना पेट है ना एजेंट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसलिए ये हम कहेंगे अल्फ़ा 1 जो है वो एग्जैक्टली मैप कर रहा है के बी को। एक और है हमारे पास वम्पस वर्ल्ड के रूल को सेटिस्फाई करने के लिए कि के बी बना हुआ है, और कंडीशन हमारे पास क्या है, नो पिट इन 2 2। तो नो पिट इन 2 2 वाली स्टेटमेंट कहाँ पर ट्रू हो रही है, इस वाली स्टेट पे नो पिट इन 2 2 वाली कंडीशन ट्रू है, इस वाली स्टेट पे ट्रू है, इस वाली स्टेट पे ट्रू है, और इस वाली स्टेट पे ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा 2, और ये हमारे पास है के बी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये वाली कंडीशन इसमें देखें, यहाँ पर 2 2 पे आ रही है पिट, और यहाँ पर भी 2 2 पर आ रही है पिट, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, अल्फ़ा में सिर्फ ये वाली स्टेट्स ऐड होंगी। ये वाली हमने अल्फ़ा 2 में क्यों ऐड नहीं की, क्योंकि यहाँ पर 2 2 पर पिट है, और ये वाली स्टेट जो है इसमें भी 2 2 पर पिट है। ऑल्दो वो के बी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर 2 2 पर पिट है, तो हम इसको अल्फ़ा 2 में ऐड नहीं करेंगे। के बी डज नॉट इंटेल अल्फ़ा 2, ठीक है। अल्फ़ा 2 की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो के बी के साथ मैप नहीं करती, इस वजह से हम कहेंगे के बी जो है वो इंटेल नहीं करती अल्फ़ा 2 को। लाइक हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन आ गई है, तो ये इसके साथ किस किस वाली स्टेटमेंट के साथ मैप करेगी, किस वाली स्टेट के साथ मैप करेगी, तो हम कहेंगे कि दैट डज नॉट मैप अल्फ़ा 2। इन दोनों एग्जांपल के जो नोट्स हैं अगर आपको देखें तो वहाँ पर ये सारा जो प्रोसीजर है वो डिटेल लिखा हुआ है। कंसिडर द सिचुएशन, एजेंट हैज़ डिटेक्टेड नथिंग इन 1 and breeze 2 1 में the KB is false in any model in which 1 2 contain a pit because there is no breeze in 1 1। जहाँ पर भी 1 2 में अगर पिट है तो इसका इस टाइम पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 2 पर पिट किस तरह से हो सकती है, ये 1 2 वाली स्टेट है। इसका मतलब ये है कि 1 1 में ब्रीज है, और 1 1 में तो ब्रीज ही नहीं, 1 1 तो हमारे पास स्टार्ट स्टेट है। देयर इन फैक्ट जस्ट 3 मॉडल इन विच के बी इज ट्रू, दे आर सराउंडेड बाय सॉलिड लाइन। ये सॉलिड लाइन से हमने के बी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस तरह से फिर अल्फ़ा 1 का बताया कि अल्फ़ा 1 जो है वो इंटेल के बी जो है वो इंटेल करी है अल्फ़ा 1 को। फिर इसके बाद अल्फ़ा 2 के लिए बताया हुआ है कि एजेंट कैन नॉट कंक्लूड दैट देयर इज नो पिट इन 2 2 नॉर इट कैन कंक्लूड दैट देयर इज पिट इन 2 2। अब देखें, हम एजेंट जो है वो कंक्लूड सही तरह से कर ही नहीं सकेगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, नो पिट इन 2 2। 2 2 में हमारे पास जो 2 2 वाला जो बॉक्स था वो ये वाला था। अब इसमें हमारे पास ना के बी और अल्फ़ा 2 में हमारे पास एक मिक्सचर बन रहा है। के बी में हमारे पास 2 2 पर पिट बनी हुई है, ठीक है, और अल्फ़ा 2 में 2 2 पर पिट नहीं बनी हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा 2 में यहाँ पर पिट नहीं है, यहाँ पर भी पिट नहीं है 2 2 पर। तो एक कंट्रडिक्शन वाली स्टेटमेंट बन रही है। अल्फ़ा 2 ये स्टेट कर रही है कि 2 2 पर पिट नहीं होनी चाहिए, जबकि के बी जो है वहाँ पर 2 2 पर पिट आ रही है। यहाँ पर ये दो स्टेट्स ऐसी हैं। तो एजेंट जो है वो फाइनल कंक्लूड कर ही नहीं सकेगा कि आइदर देयर इज अ पिट एट 2 2 और देयर इज नो पिट एट 2 2। तो ये फाइनल कंक्लूड कर ही नहीं सकेगा, एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी स्टेटमेंट आ गई है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दैट के बी डज नॉट इंटेल अल्फ़ा 2।
ठीक है। मॉडल चेकिंग इसके बाद नेक्स्ट फिनोमेना है। मॉडल चेकिंग में last example only illustrate the entailment but also show how definition of entailment can be applied to derive conclusion। हमने अब conclusions derive करने हैं। पहले हमने entailment को चेक किया, अब हमने उसको यूज करते हुए different conclusion या inference जो है वो derive करनी है। मॉडल चेकिंग का एल्गोरिदम, द इन्फरेंस एल्गोरिदम illustrated in last example, it enumerates all the possible model to check whether alpha is true in all model in which kb is true। हमने ये जो भी प्रीवियस एग्जांपल की थी इसमें हमने क्या किया था, अल्फा को चेक किया था कि क्या वो सारे मॉडल्स पे ट्रू आ रहा है कि नहीं, और अगर वो ट्रू आ रहा है तो उसका फिर हम ने ये डिड्यूस किया था कि के बी एंटेल्स अल्फा। तो हम कहेंगे एम ऑफ मॉडल ऑफ के बी इज सबसेट ऑफ मॉडल ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट अभी जब एंटेलमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी इसमें भी बताया था कि अगर हम एंटेल करेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज मॉडल। ये मॉडल भी हो सकता है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज मॉडल ऑफ अल्फा। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। तो मॉडल मॉडल को हम अगर एंटेल कर रहे हैं तो हम उसको मॉडल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्फरेंस का फिनोमेना ये कहता है कि के बी अ सेंटेंस अल्फा कैन बी डिराइव फ्रॉम के बी बाय प्रोसीजर आई। इन्फ्रेंस को लिखने के लिए जो सेंटेक्स यूज करते हैं वो ये है के बी आई और अल्फा। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, अल्फा कैन बी डिराइव फ्रॉम के बी, अल्फा को हम डिराइव कर सकते हैं के बी बाय यूजिंग प्रोसीजर आई, कोई आई प्रोसीजर है उसके थ्रू। और इन्फ्रेंस जो हमने ये मॉडल क्रिएट करने के बाद एंटेलमेंट के बाद हमने कुछ भी इन्फ्रेंस जनरेट किया, पहले हमने मॉडल क्रिएट किया उसके बाद हम इन्फ्रेंस करेंगे। इन्फ्रेंस के लिए हम कहते हैं कि सेंटेंस अल्फा को हमने डिराइव करना है के बी से बाय यूजिंग प्रोसीजर आई। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि के बी जो है वो हमारे पास एक हेस्टैक है। हेस्टैक का मतलब ये है हमारे पास एक ग्रास है, ठीक है, फॉर्म ऑफ ग्रास होती है हेस्टैक, इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रास। और अल्फा जो है वो नीडल है, तो इंटेलमेंट क्या होगा, इंटेलमेंट है नीडल इन हेस्टैक। और इन्फ्रेंस हम कहेंगे कि हमने फाइंड करनी है नीडल फ्रॉम हेस्टैक। तो ये फिनोमेना जो है ये हमें बता रहा है कि एक के बी क्या था, के बी हमारे पास था एक नॉलेज बेस्ड डाटा बेस होता है, तो वो पूरा एक ग्रास था, हेयर स्टैक का मतलब होता है घास, तो वो घास था। अल्फा क्या है, एक नीडल थी। और इंटेलमेंट क्या था, नीडल प्लेस कर दी हमने हेयर स्टैक में, मैप कर दिया इन दोनों को। और इन्फ्रेंस क्या था कि हमने अब फाइंड की नीडल फ्रॉम हेयर स्टैक। तो ये इन्फ्रेंस का फिनोमेना है। इन्फ्रेंस इज टिपिकली डिस्क्राइब Inference system is typically described as a set of inference और derivation rule। derivation rule क्या होता है, इसके premises होते हैं और कुछ conclusion होती हैं। ठीक है, conclusion भी हम inference के थ्रू ड्रॉ करते हैं। soundness and completeness and next phenomena है soundness। इसकी पहले हम एग्जांपल soundness की देखते हैं क्या है। देखिए, साउंड इन्फ्रेंस और एक अनसाउंड इन्फ्रेंस है। ऑल मैन आर मॉर्टल, एरिस्टोटल इज अ मैन एंड एरिस्टोटल देयरफॉर एरिस्टोटल इज अ मॉर्टल। तो ये हम कहेंगे इट्स अ साउंड इन्फ्रेंस। अनसाउंड इन्फ्रेंस क्या है, ऑल मैन आर मॉर्टल, एरिस्टोटल इज मॉर्टल। हमने कहा है ऑल मैन आर मॉर्टल, तो एरिस्टोटल भी मॉर्टल है और ऑल मैन आर एरिस्टोटल, तो ये एक अनसाउंड इन्फ्रेंस है। ठीक है, डेरिवेशन रूल इज साउंड, अगर वो साउंड उस टाइम पर होगा इफ इट ड्राइव ट्रू कंक्लूजन, ये एक ट्रू कंक्लूजन हमने ट्रू प्रेमिसेस से डिराइव किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इन्फ्रेंस, अभी हमने इन्फ्रेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, ये इन्फ्रेंस की एक रिप्रेजेंटेशन थी कि अल्फा एक सेंटेंस है, वो हमने डिराइव किया फ्रॉम के बी बाय यूजिंग प्रोसीजर आई। तो साउंडनेस, आई इज अ साउंड, आई साउंड किस टाइम पर होगा, इफ ये कंडीशन है इन्फ्रेंस की। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट के बी जो है वो इंटेल कर रहा है अल्फा को, एंड इन्फ्रेंस एल्गोरिदम दैट डिराइव ओनली इंटेल्ड सेंटेंसेस इज कॉल्ड साउंड और ट्रुथ प्रिजर्विंग। अगर वो सिर्फ इंटेल्ड सेंटेंसेस को ही डिराइव करेगा तो हम उसको कहेंगे ट्रू सेंटेंसेस। इफ सिस्टम प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू देन इट इज रियली ट्रू, दैट मस्ट बी रियली ट्रू। सिस्टम डज नॉट डिराइव कंट्रोडिक्शन, कोई भी कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल थी साउंड इन्फ्रेंस की, तो वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट थी, इसने बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे, तो इसको हम साउंड कहेंगे। ठीक है,
इसी तरह से कंप्लीट क्या है, आई इज कंप्लीट इफ व्हेन एवर के बी एंटेल अल्फा इट इज ऑल्सो ट्रू दैट के बी जो है वो इन्फर हो रहा है अल्फा से. इफ समथिंग इज रियली ट्रू इट कैन बी प्रूवन यूजिंग द सिस्टम कैन बी यूज टू डिराइव ऑल द ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट वन बाय वन. कंप्लीट उस टाइम पर होगा अगर वो कोई इट कैन डिराइव एनी सेंटेंस दैट इज इंटेल्ड. जो हमने इंटेल किया हुआ है उसको वो डिराइव भी कर सकता होगा तो हम उसको कहेंगे दैट इज सेड टू बी कंप्लीट. तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं साउंडनेस और कंप्लीटनेस ये जो है इन्फ्रेंस से रिलेटेड है. ठीक है, हमने पहले इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट देखा, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है और इसकी मीनिंग क्या है. फिर इससे रिलेटेड दो टर्म्स यूज होती हैं, साउंडनेस और कंप्लीटनेस. साउंडनेस जो होती हैं वो बताती हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो हमने इन्फर की है या कोई भी स्टेटमेंट जो हमने डिराइव किया दैट इज सपोज टू बी रियली ट्रू. ठीक है, अगर वो उसके अंदर किसी किस्म की कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होती साउंडनेस में. कंप्लीटनेस में ये होता है कि कंप्लीट उस टाइम पे होगा अगर वो कोई भी सेंटेंस डिराइव करने की उसके अंदर एबिलिटी होगी. अगर आप मैथमेटिकल बात देखें तो जो साउंडनेस है यहाँ पर देखें, साउंडनेस के लिए जो हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी कंप्लीटनेस उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. यहाँ पे एक इन्फरेंस पहले हमने इसकी इन्फरेंस वाली स्टेटमेंट लिखी है और बाद में एंटेलमेंट वाली, और यहाँ पर पहले एंटेलमेंट आ रहा है और फिर इन्फरेंस आ रहा है. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक अलाउ कंप्लीट एंड साउंड इन्फरेंस प्रोसीजर. ये भी रिलेट करते हैं कंप्लीटनेस और साउंडनेस के साथ. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक विल आंसर एनी क्वेश्चन हुज आंसर फॉलोज फ्रॉम व्हाट इज नोन बाय द केबी. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है वो आपको आंसर रिटर्न करता है जितना भी नॉलेज बेस के अंदर आपने इंफॉर्मेशन सेव की भी होगी. ठीक है, और इसके अंदर कंप्लीटनेस भी है और इसके अंदर साउंडनेस भी है. अलाउ कंप्लीट एंड साउंड इन्फ्रेंस, इसके अंदर दोनों प्रोसीजर्स हैं, कंप्लीट वाले भी हैं और इन्फ्रेंस वाले भी हैं. प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिक. सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट लॉजिक जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक है. बेसिक्स हैं इसके अंदर. प्रोपोजिशन सिंबल P1 और P2 आर सेंटेंसेस, ये एक सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर हमारे पास S एक सेंटेंस है तो नेगेशन ऑफ S क्या होगा, उसका नॉट ले लेंगे. अगर S1 एक सेंटेंस है, S2 दूसरा सेंटेंस है तो एंड जो है वो इनका कंजंक्शन है. और के लिए इन्होंने इसकी एक रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है सिंबल, और इसको हम डिस्टिंक्शन कहते हैं. इसी तरह से इम्प्लीकेशन है. ठीक है, इफ एस, इसको हम इम्प्लीकेशन को रीड कैसे करते हैं, इफ S1 देन S2. S1 एक सेंटेंस है और S2 दूसरा सेंटेंस है. इफ S1 देन S2. फिर नेक्स्ट है इफ एंड ओनली इफ, बताया हुआ है इफ S1 एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ S1. ठीक है, ये बाय कंडीशनल है, इम्प्लीकेशन है, डिस्टिंक्शन है. ये सिंबल्स हैं जो प्रोपोजिशनल लॉजिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बताया हुआ है कि हम किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं. प्रोपोजिशनल लॉजिक में कुछ सिमेंटिक्स हैं इसकी. ईच मॉडल स्पेसिफाई ट्रू फॉल्स फॉर ईच प्रोपोजिशन सिंबल. अब जैसे P12 अगर ट्रू है, P22 भी ट्रू है तो P31 भी फॉल्स हो सकता है. विद दिस सिंबल 8 पॉसिबल मॉडल्स कैन बी इनमरेटेड ऑटोमेटिकली. अगर 3 सिंबल्स हैं तो 8 मॉडल्स या 8 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी. कैसे, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8. किस तरह से एवेलुएट किया हुआ है, अगर S जो है वो फॉल्स है तो निगेशन ऑफ S जो है वो ट्रू भी हो सकता है. S एंड S इज ट्रू इफ S1 इज ट्रू एंड S2 इज ट्रू. एंड के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, और के लिए कोई एक भी ट्रू होगा तो वो हम ट्रू कर देंगे. S1 इज ट्रू और S2 इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इसी तरह से S1 इज ट्रू इफ S1 इज ट्रू देन आई एम क्लेमिंग दैट S2 इज ट्रू. ठीक है, इसका मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है कि इफ S1 इज ट्रू देन आई एम क्लेमिंग दैट S2 इज ऑल्सो ट्रू. फिर इसी तरह से रिकर्सिव प्रोसीजर एवेलुएट एंड आर्बिट्रेरी सेंटेंस. हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपके पास एक ही सेंटेंस गिवन है. ठीक है, आपने क्या किया, पहले P22 और P31 कंप्यूट किया. मतलब अगर P22 फॉल्स था और P31 जो था वो ट्रू था, इन दोनों का आपने जो है ये और लेना था. अब ये ट्रू और फॉल्स है तो ये इसका हम ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिख दिया. और P12 जो था वो अगर वो फॉल्स है तो हम इसका ट्रू कर देंगे. अभी P12 का निगेशन जो है वो ट्रू है, ये ट्रू है ना, P12 यहाँ पर गिवन है, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा. ठीक है,
इसका निगेशन ले लेंगे तो वो ट्रू है, तो ट्रू दोनों का एंड लेंगे तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रूथ टेबल एक सिंपल बना हुआ है, दो हैं हमारे पास इसमें ऑपरेटर पी और क्यू है, दो दफ़ा फॉल्स लिखे फिर दो दफ़ा ट्रू फिर फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू। निगेशन किस तरह से लेते हैं, एंड कैसे लेते हैं, और है, फिर इफ ओनली है और इफ एंड ओनली इफ, ये इसका बारे में बताया हुआ है। ट्रूथ टेबल क्रिएट किस तरह से करते हैं। एंटेलमेंट इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक के थ्रू हमने एंटेलमेंट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर x इक्वल्स टू 0 है या एक्स वाई इंटेल्स एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो हम इस तरह से भी कर सकते। या एक और स्टेटमेंट है p इक्वल्स टू ट्रू और p और q। अब हमारे पास एक p की स्टेटमेंट है, एक हमारे पास q की स्टेटमेंट है, और हम एक साइड पे p और q को कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो p और q को जब हमने कंप्यूट किया तो वो हमारे पास P और Q, P इज एक, यहाँ पर हमारे पास P है ना, P इक्वल्स टू ट्रू, तो हम P को देखेंगे वो कहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, रेड कलर में हाईलाइट हुआ है। इन मॉडल्स बोथ ऑफ विच आर सबसेट ऑफ 3 मॉडल। अब ये P और Q जो है वो 3 मॉडल्स पे ट्रू है, तो हम इसके थ्रू हम बताएंगे कि किस तरह से हम एंटेलमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो है P एंड Q है और P और Q है, तो हमने इसी तरह से एक ट्रूथ टेबल क्रिएट किया P और Q का और P एंड Q का, और बताया ये है कि जो P एंड Q था वो ट्रू था एक मॉडल में। ठीक है, एक ही मॉडल में ट्रू आ रहा है, और विच इज सबसेट ऑफ 3 मॉडल। अब ये सबसेट है 3 मॉडल्स का, दैट इज P और Q, यहाँ पर ये ट्रू है। इस तरह से इस स्टेटमेंट का ये एंटेलमेंट लॉजिक बनी हुई है। अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट है P if and only if Q and R entails Q approaches to P। ये जहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड, ये ट्रू है 2 मॉडल्स में, यहाँ पर ये 2 मॉडल्स पे ट्रू आ रही है, और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो ट्रू आ रही है 6 मॉडल्स पे, Q implies P वाली। ठीक है, और 6 मॉडल पे। इस तरह से हम एंटेलमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के थ्रू। स्टेटमेंट्स आपको गिवन होती हैं। एक नॉलेज बेस क्या होता है, इस स्लाइड में नॉलेज बेस के बारे में बताया गया है। वी हैव डिफाइंड द सिमेंटिक्स, अभी हमने सिमेंटिक्स भी डिफाइन किए हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के, और हमने एक नॉलेज बेस क्रिएट करना भी देखा है, जैसे वम्पस वर्ल्ड की एक एग्जांपल थी। अब हमने वी नीड द फॉलोइंग सिंबल फॉर ईच एक्स वाई लोकेशन। इन्होंने एक सिंपल बताया हुआ कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक एक्स वाई लोकेशन है तो उसके लिए हम किस तरह से नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं। P ऑफ एक्स वाई इज ट्रू इफ देयर इज अ पेट इन एक्स वाई, ये उस टाइम पर ट्रू होगा अगर तो वहाँ पर पेट होगी। W ऑफ एक्स वाई इज ट्रू इफ देयर इज वम्पस। W एक्स वाई एक हम स्पेसिफिक लोकेशन के हवाले से बता रहे हैं ना, वो इस टाइम पे ट्रू होगा अगर वो वम्पस होगा, आइदर वो डेड हो या अलाइव हो। और B ऑफ एक्स वाई ट्रू होगा अगर एजेंट प्रिसीव करेगा ब्रीज। S ऑफ एक्स वाई उस टाइम पे ट्रू होगा अगर एजेंट प्रिसीव करेगा स्टेंच इन एक्स वाई और स्मेल। सेंटेंस वी राइट विल सफिक्स टू डिराइव। अब हमने इन सेंटेंसेस के थ्रू हम डिराइव करेंगे निगेशन ऑफ P12। तो P12 की निगेशन क्या आ सकती है, देयर इज नो पिट इन 1 तो अगर कोई भी पिट नहीं है तो हम R1 लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P11। P11 का अगर हम निगेशन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि देयर इज नो पिट इन 1